हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति फ्रॉम कीर्ति इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो में हम पार्ट रीडिंग सैंपल टेस्ट 1 का पार्ट बी जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस है। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कीर्ति इंस्टीट्यूट में सैंपल टेस्ट 1 रीडिंग पार्ट ए सर्च करके सीख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं रीडिंग पार्ट बी में। जो एग्जाम का डे होता है या फिर अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो आपको जो भी मटेरियल है उसको अप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए। आपको ऑफिशियल मटेरियल पहले तो फॉलो करना चाहिए, अनऑफिशियल मटेरियल फॉलो ना करें। और जो भी मटेरियल आप यूज करते हो उसको स्ट्रिक्टली टाइम मैनेजमेंट के साथ यूज करें। तो रीडिंग पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था कि आपको 15 मिनट्स मिलेगी और 15 मिनट्स में आपको रीडिंग पार्ट ए को कंप्लीट करना है, क्योंकि 15 मिनट्स के बाद आपका जो रीडिंग पार्ट ए है वो वापस ले लिया जाएगा और आपको पार्ट बी और सी टुगेदर दिया जाएगा। पार्ट बी में 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और पार्ट सी में 8 + 8 टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 22 होते हैं पार्ट बी और सी के टुगेदर, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। तो आप आइडियली 2 मिनट्स पर क्वेश्चन स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली अपना स्पीड अप बढ़ाइए और पार्ट बी जो है वो 10 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पार्ट सी जो है वो कंपेयर टू पार्ट बी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है और कुछ क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा जाता है। तो चलो आज शुरू करते हैं पार्ट बी को लेकर। पार्ट बी में ओईटी में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर पहला क्वेश्चन है जो पर्पस के ऊपर होता है, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट दिया है, जो इंफॉर्मेशन दी है उसका पर्पस क्या है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है फाइंडिंग द जिस्ट, यानी कि जो टेक्स्ट दिया है उसका ओवरऑल मीनिंग क्या है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेन आइडिया बोल सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो ढूंढनी है, वो टाइप का क्वेश्चन होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो पहले तो समझ लो कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डिसाइड द वे टू सर्च योर आंसर। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी है, तो आप स्कैन करके भी देख सकते हो। लेकिन अगर पर्पस है या जिस्ट है तो उसको आपको डिटेल में रीड करके उसका ओवरऑल मीनिंग ढूंढना होता है। चलो हम ज्यादा समझते हैं। एक टेस्ट जो है सैंपल टेस्ट 2 पार्ट बी, उसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। So let me start by sharing my screen, and here you can see part B. हाँ, जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लो। इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट देयर आर 6 शॉर्ट एक्सट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स. For questions 1 to 6, choose the answer A, B or C which you think fits best according to the text. यहाँ पे A, B, C में B आंसर जो है वो फिलअप करके दिया है। ठीक उसी तरह आपको जो भी आंसर आपका सही लगता है उसको फिलअप करना होता है। प्लीज मेक श्योर कि पार्ट बी और सी जो है वो कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट होता है, मैन्युअली असेस नहीं होता है। तो अगर आपने ठीक से आंसर नहीं दिया है तो कंप्यूटर उसको कैच नहीं करेगा और आपका आंसर इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा। चलो, ये पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है द मैनुअल इन्फॉर्म्स अस दैट द ब्लड प्रेशर मॉनिटर व्हाट। सो दिस इज द इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट। तो ये आपको ये पूछता है कि ये जो मैनुअल नीचे दिया है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो हमें क्या इन्फॉर्म करता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में। तो वो हमें क्या इन्फॉर्म करता है वो तो हमें ही समझना पड़ेगा, ठीक है, पूरा रीड करके। ये कहीं पे छुपा हुआ नहीं होगा कि आपको ये समझना है द मैनुअल इन्फॉर्म्स यू दिस एंड दैट। नो, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये स्किल डेवलप करनी है तो एक तरीका बता रही हूँ कि कोई भी टेक्स्ट आप ले लो। जब ओईटी की प्रिपरेशन होती है तो मैंने ज्यादातर देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेनली ओईटी प्रैक्टिस टेस्ट को ही बार बार करते हैं और उनकी स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत तरीका है। तो आप कोई भी मेडिकल टेक्स्ट या जर्नल्स ले लो और उसको समझने के लिए एक एक पैराग्राफ ले लो और उस पैराग्राफ को डिटेल में समझने के लिए एक WH क्वेश्चन का लिस्ट बना दो, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। तो ये क्वेश्चंस
आप ज्यादातर दिन हो सकता है कि सारे आंसर्स एक पैराग्राफ में नहीं होंगे, लेकिन जितने भी है उतने आंसर्स दे दो और अपने वर्ड्स में उसकी एक समरी बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ कि आप पूरा एक पैराग्राफ पढ़ के क्या सीखे। इस तरह से आपकी जो जिस्ट है या आपका आइडेंटिफाइंग द पर्पस है, ये टाइप का क्वेश्चंस है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, इसकी एबिलिटीज जो है करने की वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। तो इसको आप फॉलो करें। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये मैनुअल हमें क्या इन्फॉर्म करता है, तो इसका तरीका क्या है कि मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं पहले तो एक्सट्रैक्ट पढ़ूंगी। मैंने क्वेश्चन पहले इसलिए पढ़ा कि मुझे पता चले कि मैं क्यों रीड कर रही हूँ, क्या मैं कुछ ढूंढने के लिए रीड कर रही हूँ या मैं पूरा पैराग्राफ को समझने के लिए रीड कर रही हूँ। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है वो जिस्ट टाइप का क्वेश्चन है कि मैं क्या समझी हूँ, तो ये जिस्ट है। तो मुझे अब इसको पूरा पढ़ के इसको समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल डिजिटल ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी ईएमसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया है। विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेडिकल इक्विपमेंट में बी ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो ये जो कह रहा है कि जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से उसका जो इंटरफेरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो भी ससेप्टेबल है कि वो कुछ तो इंटरफेरेंस देगा, उसकी जो वैल्यू होती है, जो आउटकम होता है, उसमें से थोड़ा सा इंटरफेरेंस होगा। दिस में रिजल्ट इन इनकरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द मेडिकल डिवाइस एंड क्रिएट अ पोटेंशियली अनसेफ सिचुएशन। इसकी वजह से उसका जो आउटकम आता है वो इनकरेक्ट भी हो सकता है या फिर ये कुछ तो अनसेफ सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। In order to regulate the requirements for EMC with the aim of preventing unsafe product situations, the EN 6060112 standard defines the levels of immunity to electromagnetic interferences as well as maximum levels of electromagnetic emissions for medical devices. तो ये medical devices में detail information दी है कि ये unsafe situation को prevent करने के लिए क्या करना चाहिए, जो कि हमारा एक्चुअली क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता है। हमारा क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये इंफॉर्मेशन दी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल बढ़ते जाने की वजह से उसका जो आउटकम है उसमें इंटरफेरेंस आ सकता है। लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेवरदलेस केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द यूज ऑफ द मॉनिटर विद इन 7 meters ऑफ सेल फोन्स और अदर डिवाइसेस जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पे ये बताया है कि केयर लेना चाहिए कि कोई भी सेल फोन्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो 7 मीटर के अंदर में नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि नजदीक में अगर मेडिकल इक्विपमेंट के नजदीक में अगर कोई अलग डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो जनरेट कर सकता है, ऐसे मैग्नेटिक अगर डिवाइसेस है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, तो वो इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस ए, बी और सी। ए says that let us also connect with the question first. The manual informs us that the blood pressure monitor is likely to interfere with the operation of other medical equipment. तो ये तो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। हमने अभी लास्ट में पढ़ा कि जो अदर मेडिकल या नॉन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उसको दूर रखना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर मॉनिटर के आउटकम में इंटरफेरेंस आता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है पूरा उल्टा बता रहा है। वो बता रहा है कि दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसमें कुछ तो चेंजेस आ सकता है या इंटरफेरेंस आ सकता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन है। बी ऑप्शन कहता है कि मे नॉट वर्क करेक्टली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सम अदर डिवाइसेस। तो ये करेक्ट आंसर है आपका कि मे नॉट वर्क करेक्टली। तो यहाँ पे हमने पहले ही सेंटेंस में देखा कि ये इंटरफेरेंस पैदा करते हैं। और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सम अदर डिवाइसेस, तो लास्ट में हमने देखा कि 7 मीटर के अंदर में कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होने चाहिए। और सी ऑप्शन है कि शुड बी कंसिडर्ड सेफ टू यूज इन ऑल हॉस्पिटल एनवायरनमेंट्स। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन बताई नहीं है कि ये सारे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट्स में सेफ कंसिडर करना चाहिए। तो हमारा आंसर है बी। ज्यादातर क्या होता है कि स्टूडेंट्स रीड करने के बाद कोई एक ऑप्शन पढ़ के उनका माइंडसेट फिक्स हो जाता है कि यही आंसर है, फिर वो दूसरा पढ़ते भी है तो भी उसको निग्लेक्ट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आप तीनों आंसर्स देख लो और उसके बाद डिसाइड करो कि ये आंसर है या ये आंसर है या ये आंसर है। लेकिन दूसरे क्यों नहीं है, ये एटलीस्ट प्रैक्टिस टेस्ट में हैबिट डेवलप करो कि अगर बी सही आंसर है तो ए और सी सही क्यों नहीं है, उसको भी सोचने की कोशिश कीजिए।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटिस इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट। तो अगेन ये इंफॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है वो जिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो नोटिस है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ही सोचनी है कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो कोई क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि यार ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है या वो दे रहा है, ऐसे ढूंढने की अगर आप स्कैन कर रहे हो तो ये तरीका गलत है, आपको पूरा पढ़कर समझना है। तो एनजी ट्यूब फीडिंग के बारे में इसमें जो आपका आंसर कनेक्ट होता है वो यहाँ से होता है कि इंसर्शन एंड केयर ऑफ एन एनजी ट्यूब शुड therefore only be carried out by a registered doctor or nurse who has undergone theoretical and practical training and is deemed competent or is supervised by someone competent। तो ये जो एनजी ट्यूब फीडिंग है वो किसके द्वारा इंसर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है कि ये किसके द्वारा होनी चाहिए। तो लेट अस सी द ऑप्शंस ए बी एंड सी। ऑप्शन ए इज वेज ऑफ चेकिंग दैट एन एनजी ट्यूब हैज बीन प्लेस्ड करेक्टली। तो यहाँ पे इनिशियली उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि इनकरेक्टली, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकरेक्टली पोजिशन ट्यूब्स लीव पेशेंट्स वल्नरेबल टू द रिस्क ऑफ रिगर्जिटेशन एंड रेस्पिरेटरी एस्पिरेशंस। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस दिए हैं कि अगर वो सही से इनकरेक्टली पोजीशन हो गया तो क्या हो सकता है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या बता रहा है कि वेज ऑफ चेकिंग दैट द एनजी ट्यूब हैज बीन प्लेस्ड करेक्टली, उसको सही तरीके से प्लेस किया है, उसके वेज बता रहे हैं। तो ये गलत बात है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ऑप्शन बी है हाउ द यूज ऑफ एनजी फीडिंग ट्यूब्स इज ऑथोराइज्ड। तो इसका जो ट्यूब का फीडिंग है वो कैसे ऑथोराइज करते हैं, तो यहाँ पे ऑथोराइजेशन की भी कोई बात नहीं की है, तो बी भी हमारा गलत आंसर है। और सी बता रहा है कि विच स्टाफ शुड परफॉर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। तो वो क्लियरली हमने अभी अभी पढ़ा है कि कौन से मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये एनजी ट्यूब प्लेसमेंट के बारे में देखना चाहिए, किसको वो राइट डिजर्व किया गया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मस्ट ऑल स्टाफ इन्वॉल्व इन द ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस डू। तो ये जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमें पूछता है कि सारे जो स्टाफ है जो ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हैं उनको क्या करना ही चाहिए। बट मस्ट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए। लेट अस रीड द एक्सट्रैक्ट। तो इसके लिए मैं स्कैन कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो कीवर्ड है वो ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस है और ऑल स्टाफ है। तो अगर मैं यहाँ पे रैंडमली देख रही हूँ तो मुझे all staff must be aware of their responsibilities in line with professional standards। तो यहाँ पे all staff को क्या करना चाहिए ये है, लेकिन उसको ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के साथ कुछ तो कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगी क्योंकि स्टाफ मस्ट मैं यहाँ पे भी पढ़ सकती हूँ। स्टाफ मस्ट एंश्योर दैट इफ दे टेक एनी पार्ट इन द ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। नाउ माय क्वेश्चन इज कनेक्टेड। तो कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ से पढ़ लिया, ऑल स्टाफ आ गया, ऑल स्टाफ आ गया, प्रोसेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, चलो इसके मुताबिक हम कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन में ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के बारे में बताया कि जो ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हैं वो स्टाफ को क्या करना चाहिए। तो स्टाफ मस्ट एंश्योर दैट if they take any part in the transfusion process, their competency assessment is updated every 3 years। तो उनकी जो competency assessment है वो every 3 years होनी चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं ए, बी और सी। चेक दैट देयर एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इज स्टिल वैलिड। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो अभी भी वैलिड है। तो वो वैलिड कब होगी जब उन्होंने एवरी 3 years उसको अपडेट किया है। तो जो भी ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में इन्वॉल्व है इनकी ट्रेनिंग, एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग वैलिड होनी चाहिए, यानी कि वो अपडेटेड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से ए हमारा आंसर आता है। बी आंसर है अटेंड अ कोर्स टू लर्न अबाउट न्यू प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग अटेंड करने की बात है, लेकिन न्यू प्रोसीजर्स की कोई बात नहीं की है। जैसे कि ऑल स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट दे अटेंड द मैंडेटरी ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड फॉर देयर रोल्स। तो उनके रोल के लिए बात की है, लेकिन न्यू प्रोसीजर्स के बारे में कुछ बात नहीं की है। तो बी भी गलत आंसर है। रीड अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स चेंजेस इन पॉलिसी, ऐसी कोई बात यहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो सी भी हमारा गलत आंसर है।
Let us move to question number 4. The guidelines establish that the healthcare professional should, ये भी एक direct question होगा कि according to this guideline जो दी है उसके बेस पे healthcare professionals को क्या करना चाहिए. तो extract from chaperone's guidelines for good practice, a patient may specifically request a chaperone or in certain circumstances may nominate one, but it will not always be the case that a chaperone is required. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे ये बताया गया है कि पेशेंट जो है वो शेपरवन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक केस में शेपरवन की जरूरत हो. It is often a question of using professional judgment to assess an individual situation. तो यहाँ पे हमारा आंसर छुपा है क्योंकि मेरा क्वेश्चन है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए. तो प्रोफेशनल जजमेंट वो किसके द्वारा दिया जाएगा, वो प्रोफेशनल जजमेंट ही हुआ ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही जो जजमेंट देगी उसी की बात है. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से आंसर मेरा कनेक्ट हो रहा है. इट इज ऑफ्टन अ क्वेश्चन ऑफ यूजिंग प्रोफेशनल जजमेंट टू असेस एन इंडिविजुअल सिचुएशन. इंडिविजुअल सिचुएशन को असेस करने के बाद जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो डिसाइड करेंगे कि शेपरवन की जरूरत है या नहीं. Okay, if a chaperone is offered and declined, this must be clearly documented in the patient's record along with any relevant discussion. तो अगर patient refuse करता है तो वो document होना चाहिए. The chaperone should only be present for the physical examination and should be in a position to see what the healthcare professional undertaking the examination or investigation is doing. तो यहाँ पे अगर आप पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ते हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं, पेशेंट की जो विश है उसी को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें फॉलो करना चाहिए. लेकिन आगे ऑलरेडी यहाँ पे एक बार बोल दिया है कि शेपरवन की हमेशा जरूरत नहीं होती है, उसके लिए प्रोफेशनल जजमेंट जरूरी है. उसके बाद पेशेंट जो बोलता है वो हमें फॉलो करना चाहिए. लेट अस सी द ऑप्शंस A, B and C. ऑप्शन A says aim to make patients fully aware of their right to a chaperone. तो यहाँ पे कोई अवेयरनेस की बात नहीं है कि पेशेंट को अवेयर करना चाहिए कि ये उनका राइट है कि वो शेपरवन हायर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. हाँ, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जजमेंट इज मैंडेटरी. ऑप्शन बी है इवेल्युएट द नीड फॉर अ शेपरवन ऑन अ केस बाय केस बेसिस. और हमारा क्वेश्चन जो है वो कनेक्ट करता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए. तो यहाँ पे केस बाय केस बेसिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सिचुएशन. Okay, evaluate the need for a chaperone. और यहाँ पे it is often a question of using professional judgment to assess, to evaluate, to assess an individual situation. उसके बाद अगर जरूरत है तो वो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको डिसीजन दे सकते हैं. तो उसके मुताबिक बी जो है वो हमारा सही आंसर है. सी देखते हैं रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ पेशेंट अबव all else. तो रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ द पेशेंट जो है वो सही है, लेकिन अबव ऑल एल्स जो है वो गलत है. ओके, सबके ऊपर पेशेंट के विशेस जो है उसको ही ध्यान में रखना चाहिए, ये गलत है. प्रोफेशनल जजमेंट लेना चाहिए और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इंडिविजुअल केस असेस करके सजेशन देना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. The guidelines require those undertaking a clinical medication review too. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो गाइडलाइन के ऊपर है और हम देख सकते हैं कि आगे के दो क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे और अंडरटेकिंग अ क्लिनिकल मेडिकेशन ये भी मुझे एक डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है कि कैसे हमें अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन क्लिनिकल मेडिकेशन रिव्यू जो है वो क्यों कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम चलो पढ़ते हैं. टू गिव ऑल पेशेंट्स एन एनुअल मेडिकेशन रिव्यू इज एन आइडियल टू स्ट्राइव फॉर. इन द मीन टाइम देयर इज एन आर्गुमेंट फॉर टारगेटिंग ऑल क्लिनिकल मेडिकेशन रिव्यूज टू दोज पेशेंट्स लाइकली टू बेनिफिट मोस्ट. तो पहले जो क्लिनिकल मेडिकेशन रिव्यू होते हैं वो उस पेशेंट के लिए होते हैं जो जिसको ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं. Our guidelines state that, my question is now connected. Our guidelines state that at least a level 2 medication review will occur. That is, the minimum standard is a treatment review of medicines with the full notes, but not necessarily with the patient present. तो level 2 medication review भी होगा, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि patient शामिल हो.
however जो है वो कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर है। तो अब तक जो मेडिकेशन रिव्यू है उसके बारे में जो भी पॉजिटिव बात हुई है, तो अब कुछ तो नेगेटिव हो सकता है। ये जो however है, बट जो है वो स्टोरी चेंजर है, आपकी पूरी जो स्टोरी है वो चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जरा गौर दीजिएगा। However, the guidelines go on to say that all patients should have the chance to raise questions and highlight problems about their medicines, and that any changes resulting from the review are agreed with the patient. ओके तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि हर एक पेशेंट को चांस मिलना चाहिए क्वेश्चन रेज करने का, उनकी प्रॉब्लम्स जो है मेडिसिन के रिलेटेड उनको डिस्कस करने का, और कोई चेंजेस होता है फ्रॉम द रिव्यू देन दैट आल्सो हैज टू बी एग्रीड विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ डिस्कस करके उसको एग्री करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए सेज इन्वॉल्व द पेशेंट इन देयर डिसीजंस, जो मुझे सही आंसर लग रहा है। ओके कि पेशेंट जो है सारे पेशेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए उनके डिसीजन में, उनके मेडिसिन के डिसीजंस में बेस्ड ऑन द रिव्यू। तो ये सही आंसर है। कंसिडर द कॉस्ट ऑफ एनी चेंज इन द ट्रीटमेंट, यहाँ पे कंसिडर द कॉस्ट है, जो भी ट्रीटमेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी कॉस्ट जो है उसको कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन एनी चेंज इन ट्रीटमेंट्स ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप नीचे देखते हो तो अवॉइड द नीड फॉर कॉस्टली ट्रीटमेंट्स बाय प्रोएक्टिवली मैनेजिंग पेशेंट्स टू रिकवरी थ्रू द होल केयर पाथवे। तो थ्रू द होल केयर पाथवे ऐसा नहीं है कि चेंज ऑफ मेडिकेशन है तो उसमें कॉस्ट का ख्याल रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। सी ऑप्शन है रिकमेंड। तो इसमें क्या होता है कि आधा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है और आधा नहीं कर रहा है, तो आप आधा पढ़ के ही आंसर लगा देते हो कई बार। ओके फिर आप देखते हो कि यार मैंने ए भी सोचा था, बी भी सोचा था, और हर बार मैं गलत ही टिक कर देती हूँ या आंसर दे देती हूँ। तो आप पूरा पढ़ो और फिर सोचो कि सारे कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही आपका फाइनल आंसर दे दो। ऑप्शन सी कह रहा है रिकमेंड अदर सर्विसेज एज एन अल्टरनेटिव टू मेडिकेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया है कि मिनिमाइज वेस्ट इन प्रिस्क्राइबिंग एंड अवॉइड इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। जो ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव है उसको अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अल्टरनेटिव टू मेडिकेशन ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो सी भी हमारा गलत आंसर है। तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली द राइट आंसर फॉर दिस एक्सट्रीम। Let us move to the next question. Question number 6. The purpose of this email is to. तो इस टेस्ट में ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और जिस्ट टाइप के क्वेश्चंस थे। अब जो है वो पर्पस वाला क्वेश्चन है। द पर्पस ऑफ दिस ईमेल इज टू। ये ईमेल देने का पर्पस क्या है ये हमें ढूंढना है। तो थोड़ी ना छुपा होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा ना ईमेल को, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं साथ में। In August, this email is to all the staff and subject is advisory email, safe use of opioids. In August, an alert was issued on the safe use of opioids in hospitals. This reported the incidence of respiratory depression among post-surgical patients to an average 0.5%. Thus, for every 5,000 surgical patients, 25 will experience respiratory depression. तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि पोस्ट सर्जिकल जो डिप्रेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, वो एवरेज 0.5% होते हैं। यानी कि एवरी 5,000 पेशेंट पे 25 पेशेंट्स जो है उनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। फेलियर टू रिकॉग्नाइज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड इंस्टीट्यूट टाइमली इंटरवेंशन कैन लीड टू कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट रिजल्टिंग इन ब्रेन इंजरी और डेथ। यानी कि अगर उसको निग्लेक्ट किया, अगर तुरंत पहचाना नहीं या फिर उसके लिए इंटरवेंशन जो है वो तुरंत नहीं लिए गए, तो पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या डेथ भी हो सकता है। Retrospective multi-center study of 14,720 cardiopulmonary arrest cases showed that 44% were respiratory related and more than 35% occurred on the general care floor. यानी कि उन्होंने जो स्टडीज की है 14,720 पेशेंट्स पे, उनमें से 44% को रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम था और 35 को जनरल problem tha. It is therefore recommended that post-operative patients now have continuous monitoring instead of spot checks of both oxygenation and ventilation. तो उसके लिए हमने solution क्या निकाला है कि जो patients है उनका continuous monitoring होना चाहिए, spot check नहीं होना चाहिए, every half an hour, every 15 minutes ऐसा नहीं होना चाहिए. Patient should be under observation continuously. Okay, especially for oxygenation and ventilation.
तो चलो देखते हैं ऑप्शंस ए, बी और सी। रिपोर्ट ऑन अ राइज इन पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पे पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात की है, रिपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन अ राइज नहीं है, बढ़ गया पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है कि 5000 पेशेंट में 25 पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे 14,720 केसेस जो है उसमें ही डिविजन्स दिया है कि 44% को रेस्पिरेटरी हो सकता है, 35% को जनरल कैटेगरी में डाला है। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल के इंसिडेंसेस में बढ़ावा हो गया या केसेस इंक्रीज हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ राइज जो है वो आपका ऑप्शन गलत कर देता है। तो अगर आप हड़बड़ी में अगर पूरे ऑप्शन को ठीक से नहीं पढ़ते हो तो यू आर प्रोन टू सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर, यानी कि उसको सॉरी पूरा रीड कर लो, समझ लो और उसके बाद फाइनल आंसर दे दो। बी जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द बैकग्राउंड टू चेंज इन पेशेंट केयर। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि बैकग्राउंड को चेंज कर दो पेशेंट केयर में, नहीं। रिमाइंड स्टाफ अबाउट प्रोसीजर, हाँ बैकग्राउंड को चेंज करने की बात नहीं है, लेकिन जो है कि स्पॉट चेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस चेक होना चाहिए, तो ये चेंज की बात है। ये एक्सप्लेनेशन है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज होना चाहिए इन पेशेंट केयर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड सी सेज रिमाइंड स्टाफ अबाउट प्रोसीजर्स फॉर एडमिनिस्टरिंग ड्रग्स। तो ऐसी कोई बात नहीं कि कैसे ड्रग एडमिनिस्टर करना चाहिए, उसकी प्रोसीजर्स क्या है। तो यहाँ पे बी हमारा सही आंसर है। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या थे और कैसे इसके आंसर्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए। सॉरी, आई एम सॉरी। पहला जो क्वेश्चन था, द मैनुअल इन्फॉर्म्स अस अबाउट, तो ये जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन था पूरा पढ़ के आपको समझ के अपने हिसाब से आंसर देना है बेस्ड ऑन योर ओन समरी। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, द नोटिस इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ये जो नोटिस है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रही है, तो वो भी आपको पढ़ के समझ के उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मस्ट ऑल स्टाफ इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जो पूरे स्टाफ इन्वॉल्व है ट्रांसलेशन प्रोसेस में उनको क्या करना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप स्कैन करके सर्च करके स्टाफ के बारे में सर्च करके या ट्रांसलेशन प्रोसेस को सर्च करके आप अपना आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गाइडलाइंस एस्टैब्लिश दैट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शुड डू व्हाट। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है उनको क्या करना चाहिए इस गाइडलाइंस के मुताबिक। तो ये गाइडलाइन जो है उसका हेडिंग जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, ये नहीं है। दिस इज ऑन शेपर वंस द गाइडलाइंस फॉर गुड प्रैक्टिस, यानी कि ये जो आंसर है वो आपको अंदर डिटेल में ढूंढना पड़ेगा। सो यू कैन डू द स्कैनिंग एंड यू कैन फाइंड योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन as well. Now moving to the next question is about the guidelines require those undertaking a clinical medication review too. ये भी जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन, गाइडलाइन रिक्वायर है लेकिन वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि क्लिनिकल मेडिकेशन रिव्यू के ऊपर गाइडलाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप इसका कीवर्ड हो जाएगा अंडरटेकिंग अ क्लिनिकल मेडिकेशन रिव्यू। तो क्लिनिकल मेडिकेशन रिव्यू को आप सर्च करके उसमें से आंसर ढूंढ के दे सकते हो। द पर्पस ऑफ दिस ईमेल, उसमें भी पूरा पर्पस पूछा है कि ये ईमेल देने का पर्पस क्या है राइटर का, तो ये आपको ही सोचना पड़ेगा। सो पूरा पढ़ लो एक बार और समझ लो पूरे ऑप्शंस ए बी या सी है, तीनों ऑप्शन को पढ़ के उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को रीच करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप चाहते हो कि ये सीक्वेंस चालू रहे और इसका पार्ट सी भी बने तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने का जो जोश है वो बढ़ता जाए। Thank you so much. Let us see in the next video. Till then, bye.